मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल में उछाल और डॉलर इंडेक्स की मजबूती वैश्विक ब्याज दरों को लेकर बड़ी अनिश्चितता के बीच सोना चांदी के बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी कीमतें तेजी से ऊपर जाती है तो अचानक मुनाफा वसूली के कारण नीचे फिसल जाती है। ऐसे में ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए समझना मुश्किल हो गया है कि बाजार की असली दिशा क्या है। क्या सोना चांदी में सांप सीढ़ी जैसा उतार चढ़ाव अभी जारी रहेगा? इसी पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से और समझेंगे कि सोना चांदी में आगे क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। मनोज जी, सोना चांदी में इस समय जो सांप सीढ़ी जैसा उतार चढ़ाव दिख रहा है, इसकी मुख्य वजह क्या है? नमस्कार कमल जी, सबसे पहले शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उतार चढ़ाव है सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ सेशन से ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि हमने जब यहाँ पे गत सप्ताह यूएस और इजराइल की जो जॉइंट स्ट्राइक ईरान के ऊपर देखी थी, उसके बाद एक वहां पे ग्लोबल हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में एक अनसर्टेनिटी का माहौल बनता हुआ नजर आया है। यूएस का ईरान के साथ में बढ़ता हुआ तनाव पूरे मध्य पूर्व के जो देश हैं, स्पेशली खाड़ी के देश, वहां पे एक बड़ा हम देख रहे हैं कि अनस्टेबिलिटी का माहौल बनता हुआ नजर आया है। और ईरान में जो उसका मुख्य मार्ग है परिवहन का, जो खाड़ी देशों से काफी सारी वस्तुओं का जो परिवहन एक जगह से दूसरी जगह करता है, जिसको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो वहां से ईरान ने उस रास्ते को बंद किया, जिसके चलते हमने देखा कि दुनिया भर के देशों में काफी सारी चीजों की जो है सप्लाई कंसर्न बनती हुई नजर आई, स्पेशली कच्चे तेल की। कच्चे तेल की कीमतों में आई अप्रत्याशित बढ़त से यहाँ पे फिर एक बार ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ने की जो है आशंकाएं जताई जाने लगी। और हम देख रहे थे कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज रखे हुए थे, ब्याज दरों में कटौती कर रहे थे, अब इस घटनाक्रम के बाद यह धारणा बनती हुई नजर आ रही है कि वहां पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो है वो ब्याज दरों में कटौती को स्थगित कर सकते हैं। और अगर इन्फ्लेशन वहां पे एलिवेटेड लेवल पर रहे तो फिर वहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी की शुरुआत भी हो सकती है। इन्हीं चिंताओं के कारण हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतें ऊपरी स्तरों पर लगातार रेजिस्टेंस दिखाती हुई नजर आ रही है। दूसरा, हमने कच्चे तेल की कीमतों में आई अप्रत्याशित बढ़त के चलते डॉलर की डिमांड में बड़ी इजाफा होते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स 9 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। पेट्रो डॉलर के मैकेनिक्स के चलते डॉलर की डिमांड में बढ़ोतरी है। हम देख रहे हैं कि उसके चलते जो बॉन्ड मार्केट है वहां फिर एक बार हलचल देखने को मिल रही है। और यूएस के 10 वर्ष की जो बॉन्ड की दरें हैं वो 4.10% के स्तर को पार करती हुई नजर आई है। एक और घटनाक्रम यह देखने में आ रहा है कमल जी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बुलियन के निवेशक थे, जो ईटीएफ के जरिए वहां पे निवेश कर रहे थे, वहां पे कुछ मुनाफा वसूली पिछले कुछ सेशन में देखने को मिली है। और वह भी सेफ हेवन असेट यानी डॉलर और वहां पे बॉन्ड मार्केट की ओर रुझान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी में ऊपरी लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिला है। कल देर शाम ये खबर आई थी कि जो पोलैंड की जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी वॉर फंडिंग के लिए वहां पे कुछ सोने की बिकवाली कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही हमने दूसरी तरफ देखे तो जो चाइना के जो सोने के रिजर्व हैं वो जनवरी महीने में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो मिक्स्ड फंडामेंटल है, इसलिए वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। सोने और चांदी की कीमतें 2025 के वर्ष में ऑलरेडी काफी मजबूती दिखा चुकी थी। 2026 के शुरुआती महीने में भी हमने अच्छी बढ़त देखी थी। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉज जो है वो कीमतों में देखने को मिल रहा है और कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन सोने और चांदी में बना रह सकता है। कमल जी। जी मनोज जी, जो मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की तेजी का बुलियन बाजार पे कितना असर पड़ रहा है? देखिए, यहाँ पे नॉर्मली जब कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आती है तो वह सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करता है। लेकिन इस बार यहाँ पे मैकेनिक्स थोड़ा सा उलट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की तेजी से यहाँ पे दुनिया भर के देशों में महंगाई बढ़ने का खतरा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके चलते जो ब्याज दरों में कटौती का साइकिल था वो एंड हो सकता है। और इवन अगर ये वॉर लंबे समय तक चलता है तो वहां पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के भी संकेत नजर आते हैं। तो उसके चलते यहाँ पे सोना और चांदी जो है शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन हमारा मानना है कि जो लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का, वो अभी भी मजबूत है। और एक कंसोलिडेशन की मार्केट को जरूरत थी, और ये वॉर के चलते हम देख रहे हैं कि वो कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। जी, आपने महंगाई की बात कही मनोज जी, तो अगर वैश्विक महंगाई बढ़ती है तो क्या इससे सोने को सपोर्ट मिलेगा या ब्याज दरें बढ़ने से दबाव आएगा? शॉर्ट टर्म में यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइजेस हमने देखा है कि ऑलरेडी यहाँ पे काफी बढ़त पिछले 1 से 2 साल में दिखा चुके हैं। लेकिन लंबी अवधि में वहां पे ब्याज दरों में बढ़त आने के बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती ही देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार हमने ऐसा सिनेरियो भी देखा है जब डॉलर में भी मजबूती देखने को मिली है, महंगाई बढ़ी है, उसके बावजूद हमने सोने और चांदी की कीमतों को ऊपर जाते हुए देखा है। तो सोना और चांदी एक स्ट्रक्चरल बुल रन में है, और यह लंबी अवधि का बुल साइकिल जो है यहाँ पे सोने और चांदी में बना हुआ है। शॉर्ट टर्म में कुछ पॉज यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल सकता है, कंसोलिडेशन मिल सकता है, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड जो है सोने और चांदी का इंटेक्ट है। तो अगर यहाँ पे आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी होती है तो उसका बहुत ज्यादा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता हुआ नहीं नजर आएगा। ये मनोज जी, हम देखें तो जैसे रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो चौथे वर्ष में प्रवेश कर गई है, और उसे तो पूरी तरह बाजार ने डिस्काउंट कर लिया है कि ये शायद लंबा ही चलता रहेगा। लेकिन खाड़ी के देशों में अगर अभी और टेंशन बढ़ जाता है तो सोने चांदी में कितना बड़ा उछाल संभव है? देखिए, यहाँ पे अगर ये वॉर लंबे समय तक खींचता है तो फिर निश्चित रूप से जो सेफ हेवन की डिमांड है वो फिर लौटती हुई नजर आएगी, क्योंकि खाड़ी के देशों में अगर तनाव ज्यादा समय तक चलता है तो उसके चलते हम देखेंगे कि पूरे दुनिया भर के जो देश है वो स्टैंड स्टील होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे एनर्जी बल्कि जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उसका बड़े रूप में परिवहन खाड़ी के मार्ग से होता है। और हम दुबई को जैसे अफ्रीकन मार्केट का गेटवे बोलते हैं, यूरोप का गेटवे बोलते हैं। तो ऐसे में अगर परिवहन जो है वो लंबी दूरी तय करके अगर पहुंचेगा तो वहां पे जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, फ्रेट बढ़ेगा, इंश्योरेंस बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों के चलते जो ग्लोबल ट्रेड है वो प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। तो उसके चलते यहाँ पे फिर एक बार जो सेफ हेवन की बाइंग है वो सोने और चांदी की ओर मुड़ती हुई नजर आएगी। तो अगर ये तनाव लंबे समय तक जारी रहता है तो उसका निश्चित रूप से सपोर्ट जो है वो सोने और चांदी की कीमतों को मिलता हुआ नजर आएगा। जी, लेकिन मनोज जी, जो आम निवेशक है उसे क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या अपने पास कोई पहले की पोजीशन हो तो उस पर मुनाफा वसूली कर ले? देखिए, ट्रेडर्स को यहाँ पे सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे उथल पुथल के मार्केट रहते हैं तो वहां पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ की जो है मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलती है। तो ट्रेडर्स को यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंट्राडे ही ट्रेड करना चाहिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वॉर का टाइम है। तो ऐसे में कोई भी अप्रत्याशित न्यूज मार्केट में आती है तो वो भाव को बड़े रूप में प्रभावित करती है। जहां तक निवेशक का सवाल है और जो लंबी अवधि के लिए सोने और चांदी में पैसे लगाकर बैठे हैं या लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे गिरावट में उनके पास फिर एक बार निवेश का मौका मार्केट लेकर के आया है। तो वो एसआईपी के जरिए स्टेगर्ड वे में वहां पे बाइंग करे सोने और चांदी में, लमसम एक लेवल पे बाय करने की चेष्टा ना करें। धीरे धीरे जब गिरावट आती है तो वहां पे एक्यूमुलेट करें। और जो छोटे निवेशक है वो ईटीएफ के जरिए या म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड के जरिए वहां पे एसआईपी जो है कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जो लंबी अवधि का जो ट्रेंड है सोने और चांदी का वो बना हुआ है, और लंबी अवधि में उनको वहां पे फिर एक बार जो है अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं नजर आती है। तो जो छोटे निवेशक है या जो लंबी अवधि के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं, गिरावट में एक्यूमुलेट करें और एसआईपी के जरिए निवेश करें। हमारा मानना है कि लंबी अवधि में वहां फिर एक बार बेहतर रिटर्न्स बनने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। जी मनोज जी, जैसे आपने बताया कि पोलैंड सरकार जो है सोना बेचने पर विचार कर रही है। देखिए, पोलैंड की बात आई, वेनेजुएला की भी बात आई है। अगर इस तरह सोने की बिकवाली होती है तो क्या वो बाजार की दिशा को बदल देगी? देखिए, बहुत ज्यादा बिकवाली यहाँ पे कमल जी आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा है कि जो डॉलर के असेट्स को ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स वहां पे कम करते हुए नजर आए हैं, और उसी के जरिए उन्होंने उनकी लोकल करेंसी को स्ट्रेंथ देने के लिए वहां पे गोल्ड के रिजर्व बढ़ाए हैं। तो ऐसे में अगर गोल्ड की बड़े रूप में बिकवाली ग्लोबल सेंट्रल बैंक करेंगे तो वहां पे फिर उनके देशों की जो करेंसी है, मुद्रा है, उसमें बड़ी गिरावट डॉलर के मुकाबले फिर से एक बार देखने को मिल सकती है। तो उसके चलते वहां पे इन्फ्लेशन अप्रत्याशित लेवल पे पहुंच सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स जो है कोई भी कदम उठाएंगे।
तो हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ी बिकवाली ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से वर्तमान परिदृश्य में यहां देखने को मिलेगी। छोटी मोटी बिकवाली आ सकती है, लेकिन उसके सामने हम देख रहे हैं कि बाइंग काफी मजबूत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाइना बड़े रूप में बायर है, तो यहाँ पे जो देशों, अब जैसे अगर रशिया का वॉर टाइम में अगर वहां पे उनकी कच्चे तेल की जो सेलिंग है वो बड़ी मात्रा में रहती है, तो उनके कुछ जो रिजर्व है वो सोने में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक बैलेंसिंग बनी रहेगी। अगर कुछ देशों की तरफ से यहाँ छोटी मोटी बिकवाली आती भी है तो मार्केट उसको डाइजेस्ट करता हुआ चलेगा। जी अब मनोज जी, अंतिम सवाल, शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो सोना और चांदी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आईएनआर में क्या होंगे? देखिए, अगर मैं भारतीय बाजारों की बात करूं कमल जी, तो यहाँ पे सोना अभी जो एक दायरा बना हुआ है, जो अप्रैल एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है सोने का, वहां पे 1,57,700 से 1,64,000 की रेंज बनी हुई है। अगर 1,57,700 के नीचे कीमतें जाएगी तो फिर हम वहां पे एक बार 1,54,000 से 1,53,000 तक कीमतों को जाते हुए देखेंगे। वहीं अगर 1,64,000 के स्तर के ऊपर कीमतें सस्टेन होती है तो 169 मतलब 1,69,000 तक कीमतें जा सकती है। तो जो दायरा है वो 1,57,700 से 1,64 का है। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर वहां 3 से 4 हजार पॉइंट की जो है रैली या डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स के ऊपर नजर रखना चाहिए। चांदी की जो रेंज है वो थोड़ी बड़ी है, क्योंकि हम वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज्यादा देख रहे हैं। तो जो मई मंथ का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है चांदी का, वहां पे 2,55,500 से 2,78,000 की एक रेंज बनी हुई है। 2,78,000 के स्तर के पार अगर चांदी निकलेगी तो हम फिर से एक बार वहां पे 2,90,000 से 2,94,000 तक के स्तर आते हुए देखेंगे। वहीं 2,55,500 के नीचे का अगर ब्रेकडाउन होता है तो 2,40,000 तक कीमतें आ सकती है। तो जो ब्रॉडर रेंज है सोने के लिए 1,57,700 से 1,64, और चांदी के लिए 2,55,500 से 2,78,000। ट्रेडर्स इस दायरे में वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिप्स में बाय की रणनीति रखें। सेलिंग या बिकवाली करके रणनीति ना बनाए, क्योंकि वॉर का टाइम है, कोई भी अगर अप्रत्याशित न्यूज आएगी तो फिर वहां पे मार्केट में स्पाइक देखने को मिल सकता है। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो स्टेगर्ड वे में निचले स्तरों पर बाय करें। छोटे निवेशक एसआईपी के रूप में निवेश करें। यही एक बेहतर रणनीति वर्तमान मार्केट में यहाँ पे नजर आती है। जी आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? हाँ, सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ट्रेडर निवेशक कोई भी रणनीति यहाँ पे सोने और चांदी के बाजार में बना रहे हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर के ही बनाएं, और इस वोलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।